मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट में सोशोलॉजिकल थॉट पुस्तक के अंतर्गत हेगल और मार्क्स के विचारों की तुलना, साथ ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना पर चर्चा करेंगे। आशा है आप इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। हेगल और मार्क्स के विचारों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ हेगेलियन एंड मार्क्सियन व्यूज। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद तथा समन्वय के रूप में जिस द्वंद्वात्मक प्रणाली का उपयोग किया है वे हेगल के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित है। इसके बाद भी मार्क्स तथा हेगल के विचारों में अनेक ऐसे मौलिक अंतर हैं जिनके कारण मार्क्स का सिद्धांत हेगल के विचारों से बिल्कुल भिन्न हो गया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से इन दोनों विद्वानों के विचारों के अंतर का निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। हेगल मूल रूप से एक तात्विक विचारक थे। दूसरी ओर मार्क्स को एक भौतिकवादी विचारक माना जाता है। यही कारण है कि हेगल ने अपने द्वंद्ववाद का आधार विचारों को मानते हुए यह निष्कर्ष दिया कि वाद, प्रतिवाद तथा समन्वय के रूप में विचारों में होने वाला परिवर्तन ही प्रकृति और जगत में होने वाले सभी परिवर्तनों का वास्तविक कारण है। इसके विपरीत मार्क्स ने स्पष्ट किया कि भौतिक पदार्थ अथवा बाह्य विश्व की दशाओं से ही विचारों का निर्माण होता है। इस प्रकार भौतिक दशाओं के बीच होने वाला द्वंद्व ही लोगों के विचारों में परिवर्तन लाकर समाज में परिवर्तन उत्पन्न करता है। नंबर 2, हेगल की विचारधारा में आत्मवादी और भाववादी विचारों की प्रधानता है। ऐसे विचार एक दूसरे से स्वतंत्र प्रकृति के भी हो सकते हैं। दूसरी ओर मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली में संपूर्ण प्रकृति और जगत को एक ऐसी समग्रता के रूप में स्पष्ट किया गया है जिसके सभी अंग परस्पर निर्भर और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नंबर 3, हेगल के विचार इस दृष्टिकोण से भी तात्विक दर्शन के निकट हैं कि उन्होंने विकास की प्रक्रिया को बहुत सरल रूप से प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ है कि हेगल ने वाद, प्रतिवाद तथा समन्वय को एक सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया। मार्क्स ने भौतिक पदार्थ अथवा शक्तियों के बीच वाद, प्रतिवाद और समन्वय को महत्वपूर्ण मानने के साथ ही इस बात पर भी बल दिया कि इस द्वंद्व से परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ एकाएक गुणात्मक परिवर्तन भी उत्पन्न होने लगते हैं। नंबर 4, उपर्युक्त अंतर से स्पष्ट होता है कि हेगल ने जहाँ द्वंद्व के फलस्वरूप परिवर्तन की एक क्रमिक प्रक्रिया का उल्लेख किया, वहीं मार्क्स ने एकाएक होने वाले गुणात्मक परिवर्तन के रूप में क्रांति जैसे तीव्र परिवर्तन की अनिवार्यता पर बल दिया। नंबर 5, हेगल ने वाद, प्रतिवाद और समन्वय के रूप में जिस परिवर्तन का उल्लेख किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि विचारों में होने वाला परिवर्तन चक्रीय गति से होता है। इसका अर्थ है कि समन्वय के रूप में एक नई दशा अवश्य उत्पन्न होती है, लेकिन कालांतर में जहाँ से चले थे आगे बढ़ते हुए फिर उसी जगह पहुँच सकते हैं। इसके विपरीत मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली के अनुसार होने वाले परिवर्तन को आगे की ओर ऊपर उठती हुई रेखा के रूप में स्पष्ट किया है। इसका अर्थ है कि प्रतिवाद के कारण प्रत्येक आगामी स्तर पर जिस नए समन्वय की स्थापना होती है उसका रूप पहले की तुलना में अधिक अच्छा और उन्नत होता है। नंबर 6, हेगल के द्वंद्ववाद का उद्देश्य अंतिम चरण के रूप में उन निरपेक्ष विचारों के विकास को स्पष्ट करना था जो मानव प्रगति का वास्तविक आधार हो सकते हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को इसलिए प्रस्तुत किया कि वह तार्किक आधार पर श्रमिक वर्ग को संगठित करके एक वर्ग रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे। हेगल के विचार आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण काल्पनिक भी थे। वे न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं और न ही प्रयोग सिद्ध हो सकते हैं। मार्क्स ने भौतिक आधार पर द्वंद्ववाद की विवेचना करके एक व्यवहारिक सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न किया है। अब्राहम तथा मॉर्गन ने हेगल तथा मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली के अंतर को सारगर्भित रूप से स्पष्ट करते हुए लिखा है। एक और जहां हेगल के विचारों को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जा सकता है, वहीं मार्क्स के विचार वास्तविक अर्थों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार है।
हीगल के समान मार्क्स की रुचि भी प्रकृति का विश्लेषण करने तथा सत्य तक पहुंचने में थी, लेकिन हीगल असहमत थे। असहमत होते हुए भी उनका यह विश्वास था कि सत्य तक पहुंचने के लिए इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी आधार पर करना आवश्यक है, पूर्णतया वैचारिक या आदर्शवादी आधार पर नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिनके प्रशंसक और आलोचक चरमवादी प्रकृति के हैं। एक और मार्क्स के समर्थक मार्क्स के प्रत्येक कथन को पैगंबर के संदेश के रूप में देखते हैं, तो दूसरी ओर उनके आलोचक ये मानते हैं कि मार्क्स का संपूर्ण चिंतन एक स्वप्न चिंतन है तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए इतना खतरनाक ढंग से प्रयोग किया गया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित कुछ प्रमुख आलोचनाओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत अनेक अंतर्विरोधों से युक्त है। एक और मार्क्स ने यह माना कि प्रकृति के समान भौतिक पदार्थ के बीच में वाद और प्रतिवाद के रूप में एक द्वंद्व सदैव चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप समन्वय की एक नई दशा स्थापित होती है। दूसरी ओर मार्क्स ने यह मान लिया कि भौतिक पदार्थों पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य या दूसरे शब्दों में साम्यवाद की दशा विकास का अंतिम स्तर होगा, जिसका फिर कोई प्रतिवाद नहीं होगा। यदि वाद, प्रतिवाद तथा समन्वय निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो साम्यवाद को इसका अंतिम स्तर कैसे माना जा सकता है? नंबर 2, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा मार्क्स ने एक दोषपूर्ण विकास क्रम को स्पष्ट किया है। मार्क्स ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विकसित होने वाली पूंजीवादी व्यवस्था को आधार मानते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने वर्ग संघर्ष तथा क्रांति की जो अवधारणा प्रस्तुत की, उसके अनुसार पूंजीवाद के अंतर्विरोधों के कारण सबसे पहले इंग्लैंड में साम्यवाद की स्थापना होनी चाहिए थी। इसके बिल्कुल विपरीत रूस और चीन जैसे देशों में पूंजीवाद का विकास हुए बिना ही वहाँ साम्यवाद की स्थापना सबसे पहले हुई। इससे पहले इन दोनों देशों में सामंतवाद का प्रचलन था। इससे स्पष्ट होता है कि मार्क्स का यह मानना गलत है कि सामंतवाद के बाद पूंजीवाद तथा पूंजीवाद के बाद साम्यवाद का विकास होना आवश्यक है। नंबर 3, एक आलोचना यह की जाती है कि मार्क्स के विचारों का आधार केवल भौतिक निर्णायकवाद है। इसका तात्पर्य है कि मार्क्स भौतिक पदार्थों अथवा भौतिक शक्तियों को ही व्यक्ति के चिंतन, उसकी संस्कृति, सामाजिक मूल्यों, कानूनों तथा संपूर्ण सामाजिक संरचना का आधार मानते हैं। उनके चिंतन में उन लक्ष्यों पर कहीं विचार नहीं किया गया जिन्हें हम जीवन के अंतिम लक्ष्य कहते हैं। मार्क्स ने मानव की उस चेतना को भी भौतिक शक्तियों के अधीन मान लिया है जो वास्तव में भौतिक दशाओं के निर्माण का स्रोत होती हैं। इस आधार पर मार्क्स के विचारों को पक्षपातपूर्ण तथा एक पक्षीय कहा जा सकता है। नंबर 4, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में मार्क्स ने स्पष्ट किया कि भौतिक शक्तियों के बीच द्वंद्व होने से संघर्ष का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक घटना है। एक विशेष अवस्था वाद में निहित दोषों के कारण प्रतिवाद की दशा पैदा होती है। फलस्वरूप समन्वय के रूप में एक नई दशा उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रत्येक युग में वर्ग संघर्ष समाज की एक अनिवार्य विशेषता रही है। इस आधार पर मार्क्स ने संघर्ष को सहयोग की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। यह इतिहास की एक अपूर्ण व्याख्या है। विभिन्न युगों में वाद और प्रतिवाद के द्वंद्व के फलस्वरूप समाज में संघर्ष ही नहीं हुए, बल्कि अनेक ऐसे रचनात्मक परिवर्तन भी हुए जिनके फलस्वरूप मानव बर्बरता के युग से आगे बढ़ते हुए सभ्यता के वर्तमान स्तर तक जा पहुंचा है। इसका तात्पर्य है कि द्वंद्व की दशा संघर्ष के साथ सहयोगी दशाओं में भी वृद्धि करती है। नंबर 5, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का निर्माण एक नीति के रूप में किया, जिसके फलस्वरूप उनका चिंतन बहुत पक्षपातपूर्ण हो गया। इस सिद्धांत के द्वारा उनका उद्देश्य श्रमिकों को पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित करके उन्हें मानसिक रूप से क्रांति के लिए तैयार करना था। कुछ विद्वान यहाँ तक मानते हैं कि मार्क्स अपने विचारों को सिद्धांत का जामा पहनाकर
श्रमिकों के मसीहा बनना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने प्रत्येक उस विद्वान का विरोध किया जो उनसे विभिन्न विचारों के आधार पर समाजवाद व्यवस्था लाने के पक्ष में था। नंबर 6, मार्क्स के चिंतन में अव्यवहारिकता का दोष है। यह सच है कि आरंभ में मार्क्स की द्वंद्ववादी पद्धति बहुत तार्किक और व्यवस्थित दिखाई देती है, लेकिन वर्तमान अनुभवों से स्पष्ट होता है कि मार्क्स के चिंतन में व्यवहारिकता का अभाव। इसका प्रमाण यह है कि मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर जिन देशों में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई, वहाँ इस व्यवस्था की भी प्रतिवाद आरंभ हो जाने के कारण समन्वय के रूप में नई व्यवस्था का प्रादुर्भाव होने लगा। नंबर 7, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस दृष्टिकोण से भी त्रुटिपूर्ण है कि यह हमें रहस्यात्मक भाग्यवाद से निकालकर भौतिक भाग्यवाद की ओर ले जाता है। एक और यह सिद्धांत विश्वास दिलाता है कि समाज का सर्वहारा वर्ग शोषण को अपना भाग्य न मानकर उसके विरुद्ध संघर्ष करे, तथा दूसरी ओर यह भी कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था हमारी अंतिम नियति है, जिसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह एक तरह का भौतिक भाग्यवाद है जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रेषित किया जा रहा है, आप उसका अध्ययन करें। साथ ही आज के इस व्याख्यान का ऑडियो वीडियो भी सुनकर इसकी तैयारी करते रहें। आशा है ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा, और अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।